नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप, जिसमें एक बार फिर से महाराष्ट्र की कुछ खास खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज खबरों में सबसे पहले बात होगी देवेंद्र फडणवीस की उस चेतावनी की जो बिश्नोई गैंग को दी गई है। फिर बात करेंगे राज्य विधानसभा के बजट की जो खास होने वाला है। फिर आपको बताएंगे अजीत पवार की मौत को लेकर एक बार फिर क्यों उठे सवाल। फिर बताएंगे कि कैसे आत्महत्याओं को रोकने के लिए देवेंद्र फडणवीस लेकर आए हैं प्लान, और उसके बाद कैसे 1,17,00,000 रुपए की ठगी हुई और नेता फूट फूट कर रोए। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बिश्नोई गैंग को चेतावनी दी है। कहा जो भी मुंबई में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको मुंबई पुलिस ढूंढेगी भी और ठोकेगी भी। मुंबई में होने वाला राज्य विधानसभा का बजट होगा खास, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। रोहित पवार ने फिर उठाए बड़े सवाल, अजीत पवार की मौत को लेकर किए सवाल जवाब। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर लगेगा अंकुश, सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान। ऑनलाइन धोखेबाजों ने 1,17,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की, नेता फूट फूट कर रोए। सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की ही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर गैंगस्टर की दहशत बढ़ती जा रही है। एक्टर रणवीर सिंह के बाद अब सलमान खान के करीबी को धमकी दी गई। इन धमकियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। धमकी में करोड़ों रुपए की मांग की गई। इन घटनाओं को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गंभीरता से लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि जो भी मुंबई में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको मुंबई पुलिस ढूंढेगी भी और ठोकेगी भी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कोई भी गैंग हो उन्हें पैर पसारने नहीं देंगे, मुंबई पुलिस ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। इससे पहले भी ऐसे गैंग्स को उनकी जगह मुंबई पुलिस ने दिखाई है और इस बार भी उनकी जगह दिखाई जाएगी। उन्होंने मुंबई वालों से कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि जिन्होंने गोली चलाई उनको गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों ने धमकी दी ये उसी गैंग के लोग हैं। क्या कोई बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, ये भी जांच का विषय है। फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रणवीर सिंह और सलमान खान के करीबी को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह के अलावा एक्टर सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को भी ईमेल के जरिए धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और करोड़ों रुपए की मांग की। हालांकि इस मामले में अभी तक सलमान खान या उनके करीबी की कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है जिसके मुताबिक ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। धमकी में पैसे ना देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई। हालांकि अभी तक सलमान खान या उनके करीबी की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और एहतियातन सतर्कता बरत रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है। गैंग ने रेकी का काम अपने अलग अलग गुर्गों को सौंपा था। पुलिस इन सुरागों को इकट्ठा कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। बात करेंगे राज्य विधानसभा बजट की भी, क्योंकि मुंबई में होने वाला राज्य विधानसभा का बजट सोमवार 23 फरवरी से शुरू होगा, जो 25 मार्च 2026 तक तय किया गया है। 6 मार्च को बजट पेश करने का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ले लिया गया है। विधान भवन में लेजिस्लेटिव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर राम शिंदे, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर नीलम गोरहे, लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर अन्ना मंसूड़े, हायर और टेक्निकल एजुकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, कल्चर अफेयर मिनिस्टर एडवोकेट शामिल हुए। आशीष सेलार, एमएलए सर्वश्री अनिल परब, प्रसाद लाड, भास्कर जाधव, जयंत पाटिल, सुनील प्रभु, भाई जगताप, प्रवीण दारकेकर, विक्रम काले, सतेज पाटिल, विधानसभा के सेक्रेटरी जितेंद्र भोले और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दोनों मीटिंग में राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर, राज्य के एक्साइज
मिनिस्टर स्वर्गीय अजीत पवार को श्रद्धांजलि भी दी गई है। सेशन के पहले दिन दोनों सदनों में शोक संदेश पेश किए जाएंगे। सेशन के दौरान विधानसभा शनिवार 28 फरवरी को चलेगी, जो सरकारी छुट्टी है। सोमवार 2 मार्च को होली और 3 मार्च को धूली वंदना की वजह से कोई काम नहीं होगा। 19 मार्च को गुड़ी पड़वा की सरकारी छुट्टी होने की वजह से कोई काम नहीं होगा। साथ ही 20 मार्च को भी कोई काम नहीं होगा। अब बात अजीत पवार के मौत को लेकर उठ रहे सवाल की, क्योंकि महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन को विपक्ष को ने एक साजिश करार दिया था। एनसीपी नेता रोहित पवार ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर कई सवाल उठाए और इसे संभावित साजिश बताया, जिसके बाद अब रोहित पवार ने पोस्ट के जरिए अपने सभी डाउट्स का सॉल्यूशन मांगा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि इस एक्सीडेंट यानी बारामती प्लेन हादसा में मैंने अपने चाचा को खो दिया है और महाराष्ट्र ने एक लीडर खो दिया, इसलिए हमारे सभी डाउट्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। तब तक हम इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। रोहित पवार ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के साथ मिलकर अजीत दादा के प्लेन क्रैश पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पेश किया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ हवा में उठाए गए सवाल नहीं है, बल्कि हर पॉइंट का ठोस आधार है। उन्होंने मीडिया से लिंक के जरिए पूरा प्रेजेंटेशन देखने और डाउनलोड करने की अपील की है। वहीं राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों से सकारात्मक जवाब की उम्मीद भी जताई गई है। बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने अजीत पवार की मौत को साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा कि एक किताब में लिखा कि अगर किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसके ड्राइवर को निशाना बनाना सबसे आसान तरीका है। इसी संदर्भ में उन्होंने दुर्घटना से जुड़े कुछ तथ्यों की ओर भी इशारा किया। रोहित पवार के मुताबिक हादसे में एक दिन पहले अजीत दादा को मुंबई से पुणे कार से आना था और काफिला भी निकल चुका था, लेकिन अचानक उन्होंने कार से यात्रा क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अजीत दादा एक बड़े नेता से मिलने वाले थे। अजीत पवार के निधन के बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि एनसीपी के विलय की चर्चाएं चल रही थी और ऐसे समय में ये क्रैश हुआ, जो कि संदेह पैदा करता है। इसी वजह से पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक बहस अब तेज हो गई है। हालांकि शरद पवार पहले ही इसे एक हादसा बता चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर मतभेद की स्थिति भी सामने आ रही है। अब बात महाराष्ट्र के किसानों की, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या देश भर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में अब इसे रोकने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के कृषि विभाग ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स का काम किसानों की मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक तनाव और जलवायु बदलाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियां बनाना होगा। देखा जाए तो राज्य सरकार की पहल किसानों को सिर्फ राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन और आय को स्थायी रूप से सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। ये टास्क फोर्स आगामी राज्य विधानसभा की बजट सत्र, जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, उससे पहले बनाई गई है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व एजुकेशन और ट्रेनिंग विभाग के निदेशक रफीक नाइकवाड़ी करेंगे। इसमें विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिसमें सुनील बोरकर, उदय देशमुख, गणेश घोरपड़े, जीवन बुंदे, नंदकिशोर नैनवाड़, सत्यजीत सितोले, सोनाली शिलकर, कृषि समाजशास्त्री डॉक्टर विनायक हेगना और महिला किसानों की मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली मनरेगा विशेषज्ञ सृष्टि दोईजात का नाम शामिल है। कृषि समाजशास्त्री डॉक्टर विनायक हेगना और महिला किसानों की मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली मनोरोग विशेषज्ञ सृष्टि दोईजात का नाम शामिल है। वहीं कृषि आयुक्त सूरज मांडरे ने बताया कि कई योजना पहले से लागू है, लेकिन आज किसान जलवायु परिवर्तन, फसल नुकसान, आर्थिक दबाव और सामाजिक तनाव जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए टास्क फोर्स 4 स्तरीय समेकित दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके तहत तकनीकी और कृषि में नई तकनीक, आर्थिक सहायता और स्थिरता, सामाजिक समर्थन और समुदाय सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा फोकस होगा। अब आपको समझाते हैं कि टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या होगा। बात अगर टास्क फोर्स के मुख्य उद्देश्य की करें तो इसका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या के कारणों का अध्ययन और शोध करना, जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण और समाधान सुझाना, आत्महत्या रोकने के लिए रणनीतियां बनाना, तकनीक, वित्त और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर मॉडल तैयार करना। इसके साथ ही आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के समय तत्काल सहायता और आपदा के बाद पुनर्वास के लिए योजना बनाना होगा।
इसके अलावा इस टास्क फोर्स का काम जिला और क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन योजनाओं का निर्माण करना और सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं और एनजीओज के साथ समन्वय करना होगा। टास्क फोर्स के अध्यक्ष रफीक नाइकवाड़ी ने कहा कि वो पहले की रिपोर्टों का अध्ययन करेंगे और वर्तमान जरूरतों के मुताबिक नए और आधुनिक उपाय लागू करेंगे। खबरों के आखिर में बात उस बड़ी ठगी की जिसका बड़ा खुलासा हुआ कि ठाणे के एक 29 साल के व्यक्ति के ऑनलाइन धोखेबाजों ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। अधिकारी के मुताबिक इन धोखेबाजों ने उसे फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल स्टोर में इन्वेस्ट करने का लालच दिया। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर वर्तकनगर पुलिस स्टेशन में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वालों को एक फेसबुक ग्रुप से जुड़ा गया था। उनके सदस्यों ने उसे दिए गए खास लिंक के जरिए फेसबुक शॉप और टिकटॉक स्टोर खोलने के लिए मनाया। यहां पर उसे हर बेची गई चीज पर 15% कमीशन देने का वादा किया गया था। हालांकि जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी नेता से वो संबंधित है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि शुरू में उसका भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने उसके 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसके डिजिटल वॉलेट में थोड़ा प्रॉफिट क्रेडिट दिखा दिया, जिसके बाद ज्यादा रिटर्न के लालच में आकर उस आदमी ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच 1 करोड़ 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। धोखाधड़ी का पता तब चला जब शिकायत करने वाले ने अपना जमा किया हुआ मुनाफा निकालने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी। इसके बाद आरोपियों ने उससे करीब 32 लाख रुपए मांगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेकिंग टाइम है ना।